अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब बच्चे ठीक ठाक हो और आपके पेपर भी अच्छे से हो गया है। अच्छा बच्चों, आज हमारा जो लेक्चर होगा एज़ पर स्केड्यूल आज हमारा फाइनेंशियल मार्केट्स का लेक्चर है और लेक्चर नंबर 19 आज आफ्टर मिड हमारा पहला लेक्चर जो है आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूं कि आपने सबसे पहले जो हमने मिड से पहले पढ़ा हुआ था उसको एक दफ़ा आपने लाजमी तौर पे ना रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि ये उसी के पैटर्न पे चल रहा है। अगर आप उसको रिवाइज़ नहीं करेंगे तो आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा इस चीज़ को कैरी करना, ठीक है। तो आपने सबसे पहले मिड से पहले जो हमने पढ़ा हुआ है उसको एक समराइज्ड फॉर्म में ना रिवाइज़ कर लेना अच्छे से, और उसके बाद फिर इसको हम एक पैटर्न के तहत लेके चलेंगे। अच्छा बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो हम इक्विटी मार्केट, सबसे पहला जो हमारा टॉपिक का पार्ट कि इक्विटी मार्केट क्या होती है, सेकेंडली पर्पसेस ऑफ इक्विटी मार्केट क्या होती है, और थर्डली फिर हम वाइंड अप करेंगे अपने लेक्चर को इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से। अच्छा, ये तीनों चीज़ें नॉर्मली हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये तीनों टर्मिनोलॉजीज़ को कंसाइजली पढ़ा हुआ था कि ये बेसिकली होती क्या है, लेकिन यहाँ पे हम इसको कम्प्रिहेंसिवली देखेंगे कि ये क्या है, ये टर्मिनोलॉजीज़ क्या है और फाइनेंस के अंदर इनकी क्या इंपॉर्टेंस है और इनको क्यों यूज़ इतना ज़्यादा किया जाता है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले इक्विटी मार्केट को पढ़ने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैंने इधर हाईलाइट की है। सबसे पहले कि मार्केट होती क्या है, ठीक है। मार्केट क्या होती है सॉरी, इस चीज़ को हमने क्लास में डिस्कस किया हुआ है कि मार्केट क्या होती है। बेसिकली मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और आपस में ट्रांजैक्शन करते हैं, ठीक है। और मार्केट की रिक्वायरमेंट के अंदर कतई तौर पे ये स्पेसिफ़िक रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपने कोई स्पेसिफ़िक प्लेस हो जहाँ पे जाके ट्रांजैक्शन करनी हो, ठीक है। जहाँ भी बायर और सेलर आपस में आके बैठेंगे मिलेंगे, हम उस प्लेस को मार्केट कह देंगे, ठीक है। और फाइनेंस के अंदर जो मार्केट्स होती है वो फाइनेंशियल मार्केट्स आती है, जिस पे हम पूरा सब्जेक्ट अभी गो थ्रू कर रहे हैं। तो मार्केट्स की अंडरस्टैंडिंग होगी कि मार्केट्स होती क्या है। मार्केट बेसिकली ऐसी प्लेस को हम कहते हैं जहाँ पे बायर और सेलर आते हैं और अपने ट्रांजैक्शंस को परफॉर्म करते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब सेकंड जो इसका क्वेश्चन है वो ये है कि फाइनेंसिंग वेज क्या है। ये भी मैंने क्लास में आपको डिस्कस किया था कि डिफरेंट तरीके हैं जहाँ से हम अपना फाइनेंस, लेट्स सपोज मेरी एक कंपनी है ABC, ठीक है, और मुझे अब कैपिटल की ज़रूरत है और मेरे पास कितने मैक्सिमम सोर्सेज है थ्रू विच आई कैन रेज माई कैपिटल। सो नॉर्मली अगर हम देखें तो नॉर्मली हमारे पास दो बेसिक प्रोमिनेंट वेज है थ्रू विच वी कैन raise our capital. The first one is the equity and the second one is the debt, which means that you can raise your capital in the form of debt or you can raise your capital in the form of equity. Let's suppose मैं जो एग्जांपल दे रहा था उसको कैरी करता हूँ कि मुझे कैपिटल की ज़रूरत है 1 लाख रुपए की, 1 लाख डॉलर्स की, ठीक है। अब मेरे सामने दो अल्टरनेटिव्स हैं, या तो मैं 1 लाख डॉलर्स को शेयर इशू करके रेज़ कर सकता हूँ। 1 लाख डॉलर्स के मैंने 10 पर शेयर के हिसाब से मैंने $10,000 शेयर्स बना लिए, ठीक है। यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, किसी थर्ड पार्टी के पास जा सकता हूँ, बैंक के पास जा सकता हूँ या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जा सकता हूँ और वहाँ से लोन ले सकता हूँ। तो ये मेरे पास दो तरीके हैं, ठीक है। फर्स्ट वन इज़ दी एक्विटी, आई कैन रेज माई कैपिटल थ्रू एक्विटी, एंड द सेकेंड वन इज़ दी आई कैन रेज माई कैपिटल थ्रू डेट, ठीक हो गया। अच्छा, थर्ड वन क्वेश्चन है, ये तीनों क्वेश्चन जो मैंने बनाया है ये इस टॉपिक को पढ़ने से पहले, जिसको आप प्री रिक्विजिट्स भी कह सकते हैं, ये वो है। सो द थर्ड वन इज़ द डेट मार्केट क्या होती है। अच्छा, डेट मार्केट को हमने एक टॉपिक डेट मार्केट के नाम से ही मिड से पहले कवर कर लिया हुआ है। सो डेट मार्केट क्या होती है, आप एक दफ़ा लाजमी इसको जाके कम्प्रिहेंसिवली पढ़ लेना, ताकि आपको जो अगर कोई कन्फ्यूजन भी है तो वो उस टॉपिक से क्लियर हो जाए। डेट मार्केट बेसिकली ऐसी मार्केट है जिसके अंदर डेट से रिलेटेड जितने भी इंस्ट्रूमेंट है उनकी सेल एंड परचेज़ की जाती है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रहा हूँ अगेन, डेट मार्केट एक ऐसी प्लेस है जहाँ पे डेट से रिलेटेड जितने भी आपके फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हैं
उनकी परचेज एंड सेल की जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं, डेट मार्केट। सो ये कुछ 3 प्रीरिक्विजिट्स थे जो हमारे पहले टॉपिक मतलब इक्विटी मार्केट को पढ़ाने से पहले इनको डिस्कस करना ज़रूरी था। ओके बच्चे, अब हम आगे चलते हैं अपने मेजर टॉपिक मतलब इक्विटी मार्केट की तरफ। ये इसकी डेफिनेशन है। अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, एन इक्विटी मार्केट इज़ अ मार्केट इन विच शेयर्स आर इशूड एंड ट्रेडेड। मतलब इक्विटी मार्केट ऐसी मार्केट है जहाँ पे शेयर्स इशू या ट्रेड किए जाते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो ये क्लियर है हमें कि इक्विटी मार्केट के अंदर शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, ठीक है। यहाँ कोई भी डेट इंस्ट्रूमेंट की ट्रेडिंग नहीं होगी, यहाँ हमेशा जितने भी ऑनरशिप के इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी ट्रेडिंग होगी, मतलब उनकी बाइंग एंड सेलिंग की जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब हम इस डेफिनेशन को आगे से पढ़ते हैं। इधर थ्रू एक्सचेंज आर ओवर द काउंटर मार्केट। अब ये दोनों मार्केट्स एक्सचेंज ट्रेडेड और ओवर द काउंटर मार्केट्स का मेट से पहले अगेन मैंने इसको आपको कम्प्रिहेंसिवली समझाया हुआ है कि एक्सचेंज ट्रेडेड क्या होती है और ओवर द काउंटर मार्केट क्या होती है, और एक्सचेंज ट्रेडेड ज़्यादा रिस्की होती है या ओवर द काउंटर मार्केट ज़्यादा रिस्की होती है। तो इनको आप लाजमी तौर पे मेट से पहले जो मैंने आपको टॉपिक ये कवर करवाया था उसको एक दफ़ा देख लेना, अदरवाइज़ ये आपको कंफ्यूज करेगा, ठीक है। अच्छा, सो अगेन हम डेफिनेशन को अगर हम डिटेल में जाए तो डेफिनेशन क्या कह रही है कि इक्विटी मार्केट सिंपली एक ऐसी मार्केट है जहाँ पे फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स की ट्रेडिंग होती है, और वो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स जो उनसे है वो कौन से होने चाहिए, इक्विटी, ठीक है, या शेयर्स होने चाहिए। सो शेयर्स से रिलेटेड जितने भी ट्रेडिंग होगी वो कहाँ पे होगी, इक्विटी मार्केट में होगी, ठीक है। अब इसकी जो एग्जांपल नीचे गिवन दी गई है, पाकिस्तान के अंदर जो एक ही एक्सचेंज ट्रेडेड यूज़ हो रही है, पहले लाहौर स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट था, इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट था और कराची स्टॉक एक्सचेंज सेपरेट था, लेकिन तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली एग्जैक्ट डेट नहीं मुझे पता, लेकिन 2013, 14 और 15 के टेन्योर के अंदर एक जो पेश की गई इनके अमेंडमेंट आई इसके अंदर, उसके मुताबिक क्या किया गया, सारी स्टॉक एक्सचेंजेस को मिक्स करके एक पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के नाम से लाया गया। सो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज इज़ एन एग्जांपल ऑफ इक्विटी मार्केट, जहाँ पे जितनी भी आपकी शेयर्स हैं उनकी ट्रेडिंग पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में होती है। इसी तरह न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज, जिसको नॉर्मली ये भी कंसीडर किया जाता है कि ये दुनिया की सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज है, सो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज इसकी एक और एग्जांपल है। और द थर्ड वन इज़ दी मोस्ट आप कह सकते हो स्टेबल सिक्योरिटी एक्सचेंज ऑफ द वर्ल्ड, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी एक्सचेंज। सो ये बेसिक 3 एग्जांपल्स हैं कि इक्विटी मार्केट होती क्या है और उधर किस पर्पस के लिए इक्विटी मार्केट यूज़ की जाती है, और उसकी 3 एग्जांपल्स को हमने डिस्कस कर लिया। ओके, सो ये हमारा पहला इंट्रोडक्टरी टॉपिक था जिसमें हमने इक्विटी मार्केट को थोड़ा सा डिस्कस करना था। ओके बच्चे, अब नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है द पर्पसेस ऑफ इक्विटी मार्केट, कि इक्विटी मार्केट को हम किस पर्पसेस के लिए, बेसिक पर्पसेस उसके क्या होते हैं, ठीक है। और अगर हम ऊपर डेफिनेशन को देखें तो 1-2 पर्पसेस तो वहाँ से भी क्लैरिफाई हो जाता है। मतलब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन क्या होता है, शेयर आर इशूड एंड ट्रेडेड। मतलब बेसिक पर्पस ऑफ इक्विटी मार्केट क्या है कि इस मार्केट में क्या होता है, शेयर्स इशूड किए जाते हैं या शेयर्स की ट्रेडिंग वगैरह किए जाते हैं, इशू एंड सेल किए जाते हैं और इनकी ट्रेडिंग की जाती है। तो बेसिक पर्पस हमेशा इक्विटी मार्केट का यही होगा कि यहाँ क्या होता है, यहाँ पे आपके शेयर्स की ट्रेडिंग की जाती है, शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। सो हम इसको भी एक दफ़ा पढ़ लेते हैं ताकि आपके अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो भी दूर हो जाए। द प्राइमरी पर्पस ऑफ ए स्टॉक मार्केट इज़ टू रेगुलेट द एक्सचेंज ऑफ स्टॉक। अगेन वही चीज़ है कि प्राइमरी पर्पस जो है आपके स्टॉक मार्केट का वो क्या है कि मैनेज करना स्टॉक की एक्सचेंज को, और स्टॉक की एक्सचेंज मतलब शेयर्स की एक्सचेंज को। अच्छा, एज वेल एज द अदर फाइनेंशियल एसेट्स। अच्छा, such regulation ensures a fair environment for not only the investors but also the corporations whose stock are traded in the market. अच्छा, अब इस लाइन का मकसद क्या है या इस लाइन का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि स्टॉक
मार्केट का या इक्विटी मार्केट का पर्पस कतई तौर पे ये नहीं है कि सिर्फ इन्होंने इन्वेस्टर्स को फैसिलिटेट करना है, वो लोग जो इन्वेस्टमेंट करने आए हैं उनकी इन्वेस्टमेंट को सिक्योर करना है या उनको फैसिलिटेट करना है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि ये कॉरपोरेशंस को भी डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस के थ्रू सिक्योर कर रही होती है। मतलब लेट्स सपोज वही पुरानी एग्जांपल को हम कैरी करेंगे, ABCD कंपनी है, मेरी कंपनी है। अब मैंने लेट्स सपोज अपनी कंपनी के लिए कैपिटल रेस करना है, और कैपिटल रेस करने के लिए जो मैंने वे यूज़ किया है वो मैंने यूज़ किया है कि मैं इक्विटी मार्केट से विद द हेल्प ऑफ शेयर्स जो उनसे अपना कैपिटल को रेस करूँगा, ठीक है। अब मसला ये हुआ कि मैंने जब रेस करने के लिए मार्केट में गया तो सबसे पहले मैंने क्या करना है, मैंने ये देखना है कि आया कि मार्केट के अंदर जो इंटरेस्ट रेट या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न चल रहा है, क्या वो अकॉर्डिंग टू दी इन्वायरमेंट या अकॉर्डिंग टू दी इकोनॉमी है या ज़्यादा चल रहा है या कम चल रहा है, ठीक है। ये एज आ फाइनेंसर मेरे दिमाग में ये चीज़ आएगी। ऐसा ना हो कि मुझे इन्वेस्टमेंट के जो मैं पैसे इकट्ठे कर रहा हूँ उसके अगेंस्ट बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ जाए या रिटर्न पे करना पड़ जाए। सो ये कुछ चीज़ें होती है जो आपकी कंपनी के लिए या कॉरपोरेशंस के लिए एक टेंशन होती है। लेकिन एक्सचेंज ट्रेडेड या इक्विटी मार्केट जो सी होती है इन चीज़ों को इंश्योर करता है कि ये चीज़ें जो सी इसके मतलब जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो इक्विटी मार्केट खुद ही क्रिएट करेगा, ठीक हो गया। सो इक्विटी मार्केट ना सिर्फ इन्वेस्टर को प्रोटेक्शन देता है बल्कि कॉरपोरेशंस को भी एक प्रॉपर पैटर्न के थ्रू, प्रॉपर एक सीक्वेंस के थ्रू उनको रूल्स एंड रेगुलेशंस डिफाइन करता है। सो अब उसके हम इक्विटी मार्केट के पर्पसेस को एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहला पर्पस आ जाता है मैचिंग बायर्स एंड सेलर्स। अच्छा, अब ये बड़ा सिंपल सी बात है, इसको हम एक लोकल एग्जांपल से समझते हैं, उसके बाद फिर हम स्टॉक एक्सचेंज पे ले जाएंगे। लेट्स सपोज मुझे अपने कपड़े बाय करने हैं, ठीक है, और रफ़ ड्रेस मैंने बाय करना है, और रफ़ ड्रेस के लिए मेरे जो माइंड में चीज़ क्लिक करती है, मुझे शर्ट्स चाहिए वाइट कलर की, ठीक है, उस पर कुछ पैटर्न डिज़ाइन किया हो, ठीक है, और मुझे डेनिम की पैंट चाहिए। अब अगर मुझे ये चीज़ें रिक्वायर्ड है तो मुझे अपनी ऐसा शॉप चाहिए या ऐसा कोई ब्रांड चाहिए जहाँ पे मुझे अपनी पसंद की चीज़ें मिले, ठीक है। तो मैं मार्केट में चले जाऊँगा लेट्स सपोज, और एम्पोरियम मॉल में चले गया, ठीक है। अब वहाँ पे डिफरेंट शॉप्स होगी, मैं उस शॉप में जाऊँगा जो मेरी रिक्वायरमेंट के साथ क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। ऑब्वियसली मैं उसी शॉप पे जाऊँगा जो मेरी रिक्वायरमेंट के साथ मैच कर रहा है, और मेरी रिक्वायरमेंट क्या है, मुझे रफ़ ड्रेसिंग चाहिए, तो उसके लिए फिर मैं किधर चले जाऊँगा, या आउटफिटर चले जाऊँगा या फिर लेवाइस चले जाऊँगा। अब इसी तरह जब आप फाइनेंशियल मार्केट में जाते हो ना, ये जिसको हम इक्विटी मार्केट कहते हैं, फाइनेंशियल मार्केट की एक टाइप जिसको हम कहते हैं, अगर आप इक्विटी मार्केट मतलब पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में चले गए, अब लेट्स से सपोज कुछ लोग होते हैं जो कहते हैं कि हमने हाई रिस्क लेना है, क्योंकि आपको याद होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट जब हमने स्टार्ट की थी तो एक बेसिक लाइन हमने पढ़ी थी, रिस्क रिक्वायर्ड कंपनसेशन, कि जितना रिस्क ज़्यादा होगा उतना रिटर्न ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि जब रिस्क बढ़ता है तो रिस्क प्रीमियम भी बढ़ता है, जब रिस्क प्रीमियम बढ़ता है तो उसकी मल्टीप्लिकेशन बाय बीटा भी बढ़ती है। ये कैपएम वाला कैपिटल एसेट प्राइसिंग वाला फार्मूला जो था, जो मैंने आपको करवाया हुआ, उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ कि जब रिस्क प्रीमियम बढ़ता है तो फिर आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न भी बढ़ जाता है। तो लेट्स सपोज अगर कुछ तीन तरह के अप्रोचेस वाले लोग जाते हैं। पहले वाला कहते हैं कि मैंने बड़ा हाई रिटर्न लेना है, यंग सा लड़का था, और आपको पता है जब कोई यंगर्स जाते हैं तो उनके अंदर रिस्क लेने की आप ये कह लें कैपेसिटी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू दी ओल्डर वंस। तो यंग बंदा गया, यंग एक इन्वेस्टर गया मार्केट में, उसने कहा कि मुझे ज़्यादा रिस्क चाहिए, ठीक है। ज़्यादा रिस्क क्यों चाहिए, ऑब्वियस सी बात है कि उसकी डिज़ायर है कि वो ज़्यादा रिटर्न गेन करे, ठीक है। अब सेकंड बंदा गया मिडिल एज का, ठीक है, 35 to 40 एज के दरमियान। अब वो उतना रिस्क नहीं ले सकता जितना फर्स्ट वन बंदा ले रहा है, ठीक है। तो वो रिक्वायरमेंट देगा कि मुझे नॉमिनल सा रिस्क चाहिए,
मुझे मॉडरेट सा रिस्क चाहिए, ठीक है, और मुझे रिटर्न भी मॉडरेट सा चाहिए, क्योंकि मैं अभी इस फाइनेंशियली इस कंडीशन में नहीं हूँ कि ज़्यादा रिस्क लूँ, माइट भी पॉसिबल है मुझे लॉस हिट कर जाए। और थर्ड वन बंदा जो उनसे वो ओल्ड एज का जाता है, लेट्स से सपोज हम कहते हैं 55 या 60 का, आफ्टर रिटायरमेंट वो बंदा जाता है स्टॉक मार्केट में, और वो कहता है मुझे बिल्कुल भी रिस्क नहीं चाहिए, बिल्कुल मिनिमम रिस्क चाहिए और रिटर्न भी चाहिए मुझे मिनिमम मिले। सो अब ये तीन डिफरेंट मेंटालिटी के लोग जब मार्केट के अंदर जाएंगे तो स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट क्या करेगा, इन सब तीन टाइप के लोगों की मेंटालिटी के मुताबिक इनको सेलर प्रोवाइड करेगा, ठीक है। मतलब क्या होगा कि इनको प्रोवाइड करेगा जो सेल कर रहे होंगे स्टॉक, ऐसी कंपनी भी प्रोवाइड करेगा जिसकी जो शेयर है, जिसको हम जंक शेयर्स भी कह सकते हैं, जिनमें रिस्क बहुत ज़्यादा है, ऐसी कंपनीज भी प्रोवाइड करेगा जिसमें रिस्क कम है, ऐसी कंपनीज भी प्रोवाइड करेगा जिसमें रिस्क बहुत कम है। तो बेसिक पर्पस सबसे पहला क्या है कि ट्रेडिंग के लिए फैसिलिटेट करता है, इक्विटी मार्केट शेयर्स की ट्रेडिंग को फैसिलिटेट करता है। सेकंड पर्पस क्या है कि वो मैच करता है आपके बायर्स को विद द सेलर्स, जिस मेंटालिटी का बायर है उस मेंटालिटी का उसको स्टॉक का सेलर अवेलेबल होगा मार्केट के अंदर। सो ये इसके फर्स्ट जो सा है पर्पस है। सेकंड पर्पस है, अच्छा इसी को मैंने ना डिटेल वर्जन में थोड़ा सा लिख दिया हुआ, ये आप पढ़ लेना, मुश्किल नहीं है, ठीक है। जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है दैट इज़ मोर देन इनफ। इसी वर्डिंग में लिख लो तो भी सही है, अगर इस वर्डिंग में आप नहीं लिखते तो भी जो मैंने आपको बताया वो भी सही है, ठीक है। अच्छा अब सेकंड इसकी टाइप है फेयर ट्रेड्स। होता क्या है, जब आपके दरमियान लेट्स सपोज अगर आप ऐसे ही एग्जांपल ले लो कि आप दो लोग बैठ के दो डिफरेंट पर्सनल्स है, वो आपस में कोई ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं, ठीक है। अब वो ओवर द काउंटर मार्केट में लेट्स सपोज बैठे हुए हैं, वो एक ट्रांजैक्शन करना चाहते हैं। अब अगर कोई थर्ड अथॉरिटी वाली पार्टी उनके दरमियान नहीं है ना, तो माइट भी पॉसिबल है कि वो ट्रेडिंग फेयर ना हो। मतलब क्या हो कि माइट भी पॉसिबल है एक बंदा ज़्यादा फ़ायदा ले ले उस ट्रांजैक्शन से और एक बंदा ज़्यादा नुकसान ले ले। लेकिन स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट इस चीज़ को मिनिमाइज़ करता है, इस चीज़ को ख़त्म करता है कि वो क्या करता है कि वो दरमियान में एज अ ब्रिज रोल प्ले कर रहा होता है, और वो इस चीज़ को इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन जोन सी है वो फेयर होनी चाहिए। मतलब कि वो शेयर की जो इंट्रिंसिक वैल्यू है वो शेयर उसी पे सेल होना चाहिए, ना कि वो अपनी असल वैल्यू से ज़्यादा पे सेल हो रहा हो। अगर ज़्यादा पे सेल हो रहा होगा तो बायर को नुकसान होगा, अगर कम पे सेल हो रहा होगा तो सेलर को नुकसान होगा। सो ट्रांजैक्शन को की जो क्रेडिबिलिटी है, आपके शेयर की प्राइस की जो क्रेडिबिलिटी है, आपकी ट्रेडिंग की जो क्रेडिबिलिटी है, इसको इंश्योर करती है मार्केट, फाइनेंशियल या इक्विटी मार्केट, कि आपकी ट्रांजैक्शन के अंदर कोई भी पार्टी नुकसान में ना जा रही हो, ठीक है। सो अगेन उसी पैटर्न से हम चलते हैं। सबसे पहले स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट क्या करती है, आपकी फैसिलिटेट करती है ट्रेडिंग को। सेकंड पर्पस क्या होता है, जिस मेंटालिटी का बायर होता है उसी मेंटालिटी का सेलर प्रोवाइड करती है। थर्ड क्या होता है कि फेयर ट्रेडिंग होती है, मतलब किसी को भी किसी तरह का भी मतलब फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी करने से रोकती है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस विच इज़ डिफाइंड बाय द स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है। ओके, द नेक्स्ट वन इज़ द रिस्क मैनेजमेंट। अच्छा वो होता क्या है, लेट्स सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ, ठीक है, मैंने एक कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की। अगर आप जो 2007 के अंदर फाइनेंशियल डिज़ास्टर आया था यूएसए के अंदर, उसकी बात करो तो उसमें हुआ क्या था कि कुछ कंपनीज जो इंश्योरेंस कंपनीज थी, बाय द वे ये पूरा सिनेरियो हमने प्रेजेंटेशन की फॉर्म में 2007 का सिनेरियो डिस्कस किया होगा, तो वो आपके माइंड में होना चाहिए। सो हुआ क्या, कुछ कंपनीज के स्टॉक मार्केट जो मतलब कंपनीज थी बिल्कुल क्रैश होगी, तो उससे क्या हुआ, उनकी शेयर की वैल्यू बहुत नीचे आ गई। अच्छा फिर क्या हुआ कि एक ना रूल्स एंड रेगुलेशन डिफाइन किए गए कि एक दिन के अंदर एक कंपनी के शेयर की वैल्यू 5% से कम नहीं आएगी। मतलब अगर 5% से कम होने लगी है तो ट्रेडिंग रोक दी जाएगी। मैं इस चीज़ को आपको एक्सप्लेन करता हूँ, थोड़ा सा टेक्निकल चीज़ है। लेट्स सपोज आपके स्टॉक के अंदर आपके शेयर की जो वैल्यू है वो 10
डॉलर्स के हिसाब से चल रही है, ठीक है। अब कुछ ना अंदर से एक ख़बर निकली है कि ये मार्केट जो ये कंपनी जो सी है फ्यूचर में बहुत अच्छा प्रॉफिट गेन करने वाली है। तो लोग क्या करेंगे, लोग ये करेंगे कि उस कंपनी के स्टॉक को बाय करना शुरू कर देंगे, बहुत ज़्यादा बाय करना शुरू कर देंगे। अब इससे क्या होगा, जब उसको बाय करना शुरू कर देंगे तो उसकी डिमांड बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी, बढ़ने लग जाएगी। अच्छा, एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है, यहाँ ना स्टॉक एक्सचेंज ने एक लिमिट लगाई है 10%। आप ये कह लें कि स्लैब की लिमिट लगाई हुई है, वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाद में। सिर्फ अभी यहाँ इतना आपने याद रखना है कि 10% एक स्लैब नाम की कोई चीज़ है। अच्छा, अब क्या हुआ कि जब पता लगा लोगों को कि इसको फ्यूचर में बहुत प्रॉफिट होना है तो कंपनी के शेयर की वैल्यू बढ़ने लग गई, बहुत ज़्यादा बढ़ने लग गई, डिमांड बढ़ने लग गई। डिमांड बढ़ेगी तो ऑब्वियसली शेयर की प्राइस भी बढ़ने लग जाएगी। अब क्योंकि कंपनी ने 10%, स्टॉक एक्सचेंज ने 10% पे स्लैब लगाया है, $100, $10 का 10% $1 होता है। तो जैसे ही उस शेयर की वैल्यू $11 होगी, उसकी ट्रेडिंग उस दिन रुक जाएगी। मतलब अब उससे ज़्यादा ट्रेडिंग हो ही नहीं सकती। जैसे ही उसकी वैल्यू 11 पे आ गई, उस स्टॉक की ट्रेडिंग रुक जाएगी। इसी तरह लेट्स से सपोज एक कंपनी ने ना, कंपनी का पता लगा कि इस कंपनी को फ्यूचर में बहुत लॉस होने वाला है, ठीक है। अब मैंने उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट की थी। अब मुझे पता लगा कि लोगों को पता लगा कि इस कंपनी को बहुत लॉस होने वाला है, तो लोग क्या करेंगे, उस कंपनी के शेयर्स को मार्केट के अंदर फेंकना शुरू कर देंगे, मतलब सेल करना शुरू कर देंगे, इवन कम प्राइस में भी सेल करना शुरू कर देंगे। तो क्या होगा, जब मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत ज़्यादा, स्टॉक बहुत ज़्यादा हो जाएगा उस कंपनी का, तो क्या होगा, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। वैल्यू कम हो जाएगी तो प्राइस कम हो जाएगी। अगेन यहाँ भी क्या होगा, 10% वाला स्लैब आएगा। मतलब क्या होगा कि जैसे ही $10 का 10% इज इक्वल टू $1, जैसे ही आपके स्टॉक की वैल्यू $9 हो जाएगी, उसकी ट्रेडिंग उस दिन रुक जाएगी। तो अब इससे क्या हुआ, इससे फ़ायदा ये हुआ कि मुझे मेरे इन्वेस्टमेंट का रिस्क मिनिमम हो गया, कि मुझे पता है कि मेरी इन्वेस्टमेंट यहाँ तो 10% ऊपर जा सकती है या 10% नीचे जा सकती है। मतलब इसका वेरिएंस जो है 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। सो ये बेसिकली रिस्क मैनेजमेंट है कि स्टॉक मार्केट विद द हेल्प ऑफ सम लिमिटेशंस, विद द हेल्प ऑफ सम स्लैब्स, कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है कि आप ना तो इससे ऊपर जा सकते हो ट्रेडिंग एक दिन में, ना ही ट्रेडिंग इससे नीचे आ सकती है। अच्छा, इसमें एक एग्जांपल है जो एक ड्रामा था मेरे पास तुम हो, ठीक है। उसके अंदर ना एक बड़ी अजीब सी मतलब काम किया गया कि वो दानिश ने क्या किया कि वो उसको एक ख़बर मिली कि जो उनसे उसकी कंपनी के जो उनसे लोग जो उनसे वो स्ट्राइक करने लगे हैं। तो उसने क्या किया, उसका स्टॉक जो है बाय करना और सेल करना, और एक दिन के अंदर उसने इतना कमा लिया। हालांकि प्रैक्टिकली ये पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज किसी भी कंपनी के स्टॉक को एक स्लैब रेट से ज़्यादा नीचे गिरने नहीं देता। और दानिश ने तो उस कंपनी को, दूसरा जो सा बंदा था, उसकी कंपनी को बिल्कुल नीचे एक दिन में ले आया था। सो उस सिनेरियो में वो ड्रामे का, वो स्क्रिप्ट का वो पार्ट भी गलत है, ठीक है। एक्चुअली मार्केट इस तरह एग्जिस्ट करती है जैसे मैंने अभी आपको बताया। ओके, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस टू कैपिटल। अच्छा, अब ये बड़ा अगेन वही ऊपर वाली मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, ऊपर मैंने सेकंड क्वेश्चन में आपको बताया था, हाँ, फाइनेंसिंग वे में मैंने बताया था कि जब आपने कैपिटल को रेज़ करना है तो आपके पास डिफरेंट वेज आएंगे, ठीक है, एक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू। सो एक्विटी मार्केट आपको प्रोवाइड करती है एक्सेस टू कैपिटल, कि आप अपना कैपिटल रेज़ कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ स्टॉक, इन द फॉर्म ऑफ एक्विटी। आप क्या करते हो, अपना स्टॉक इश्यू करते हो, कंपनी का स्टॉक मार्केट में इशू करते हो। मार्केट में इशू करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उसको बाय करते हैं, लोग बाय करते हैं तो आपका कैपिटल रेज हो जाता है। सो ये क्वाइट सिंपल सा एक पॉइंट था। अच्छा, बेसिक जो इसके स्टॉक मार्केट या इक्विटी मार्केट के बेसिक जो पॉइंट्स थे वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया। अब इसके कुछ माइनर पॉइंट्स हैं जिसको हम कंसाइजली देख लेंगे, फिर हम अपने लास्ट टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले आ जाता है इकोनॉमिक एफिशिएंसी। इकोनॉमिक एफिशिएंसी के मुराद है कि जब, सिंपल सी बात है, जब स्टॉक एक्सचेंज एफिशिएंटली काम कर रही है किसी भी मार्केट के अंदर। अच्छा, ये सिंपल सा रूल है,
किसी भी कंट्री की फाइनेंशियल पोजीशन या इकोनॉमिक एफिशिएंसी को आपने इवैल्यूएट करना है सॉरी, तो आप क्या करते हो, उस कंट्री की स्टॉक मार्केट की परफॉर्मेंस देख लेते हो। अगर तो वो स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रही है तो इसका मतलब है कि आपकी इकोनॉमी अच्छी है। अगर उस कंट्री की स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही तो उसकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है। तो ये इकोनॉमिक एफिशिएंसी को मेजर करने के लिए भी स्टॉक मार्केट यूज़ होती है। उसके बाद प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर, ये भी पॉइंट हमने कंप्रिहेंसिवली ऊपर डिस्कस कर लिया है कि जब इन्वेस्टर्स होते हैं उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कि अगर एक थर्ड पार्टी के आ जाने से ऑब्वियसली इन्वेस्टर को ये सुकून होगा कि अब मेरी इन्वेस्टमेंट कहीं जाएगी नहीं, मतलब मेरे साथ कोई फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी नहीं होगी। तो स्टॉक मार्केट की वजह से प्रोटेक्शन मिलती है इन्वेस्टर्स को। और लास्ट वन है फाइनेंशियल प्लानिंग। डिफरेंट कंपनीज़ ने फाइनेंशियल प्लानिंग करनी होती है। ये दोनों एंड से होगा कि फाइनेंशियल प्लानिंग कॉरपोरेशंस के एंड से भी और फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वेस्टर के एंड से भी। लेट्स सपोज मैं एक इन्वेस्टर हूँ और मैं चाहता हूँ मैंने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग इस तरह करनी है कि मैं अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो ऐसी सिक्योरिटी के अंदर इन्वेस्ट करूँगा जिसके अंदर रिस्क ज़्यादा होगा। तो अब इसके बारे में इंफॉर्मेशन मुझे कौन प्रोवाइड करेगा? इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो मुझे स्टॉक मार्केट में बैठा हुआ ब्रोकर प्रोवाइड करेगा। सो मार्केट आपको फाइनेंशियल प्लानिंग के अंदर भी अच्छा खासा रोल प्ले कर रही होती है। ओके, लास्ट हमारा जो टॉपिक है, मेजर टॉपिक है, वो है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अगेन ये टॉपिक हमने क्लास के अंदर डिस्कस कर लिया हुआ है और काफ़ी थॉरली डिस्कस किया है, क्योंकि ये आपके इसका पार्ट है, कोर्स आउटलाइन का पार्ट है। तो इसको हम कंसाइजली एक दफ़ा फिर डिस्कस कर लेते हैं कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता क्या है। नॉर्मली क्या होता है, जब प्राइवेट कंपनीज़ ने फर्स्ट टाइम अपना स्टॉक इशू करना होता है, कॉमन स्टॉक इशू करना होता है, तो वो डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में नहीं जाती है। वो कभी भी डायरेक्टली इक्विटी मार्केट में नहीं जाएगी। सबसे पहले वो क्या करेगी, इनिशियल पब्लिक IPO के थ्रू अपने स्टॉक को इशू करेगी। IPO के थ्रू इशू करने के बाद जो उसका स्टॉक है, लेट्स सपोज मैंने ABCD कंपनी, न्यूली कंपनी है, उसका स्टॉक बाय करना है तो मुझे IPO जाना पड़ेगा, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग से बाय करना पड़ेगा। जब मैं उधर से बाय कर लूँगा, अब मुझे अगर सेल करना है तो फिर मुझे इक्विटी मार्केट में जाना पड़ेगा। इसीलिए इक्विटी मार्केट को हम सेकेंडरी मार्केट भी कहते हैं, ठीक है, कि वहाँ सेकेंडरी तौर पे स्टॉक को लाया जाता है। प्राइमरी जो मार्केट है वो IPO ही करवाती है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। अच्छा, अब नॉर्मली होता क्या है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स जो होती है, लेट्स सपोज मैंने एक कंपनी अगर ओपन की है, तो अगर मैंने अपने स्टॉक को इशू करना है फर्स्ट टाइम, तो मैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू करूँगा। अब इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के थ्रू मैं अपना स्टॉक किधर से इशू कर सकता हूँ, ये मेजर क्वेश्चन है और ये भी मैंने क्लास में डिस्कस किया हुआ है। मैं फ़र्स्ट टाइम अपना स्टॉक इशू करने के लिए क्या करूँगा, डिफरेंट अंडर राइटर्स के पास जाऊँगा। अंडर राइटर से मुराद ये है, मतलब इसमें डिफरेंट टाइप्स के आपके बैंक्स इन्वॉल्व हो जाते हैं कि मैं डिफरेंट बैंक्स के पास जाऊँगा, उनके थ्रू मैं अपना जो है स्टॉक है वो इशू करूँगा, ठीक है। और बैंक यहाँ रोल प्ले करेंगे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का, जो IPO को एक्नॉलेज कर रहे हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग को एक्नॉलेज कर रहे हैं और इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूँगा, मैंने अगर अपना कैपिटल फर्स्ट टाइम रेज करना है तो मैं बैंक्स के थ्रू अपने कैपिटल को, अपने शेयर्स को सेल आउट करूँगा, ठीक हो गया। फर्स्ट टाइम जब भी मैंने कैपिटल रेज़ करना है तो मैं क्या करूँगा, बैंक्स के थ्रू अपने कैपिटल को रेज़ करूँगा। और इन बैंक्स को हम जो नॉर्मली एक टर्म यूज़ करते हैं वो होती है अंडर राइटिंग फर्म या अंडर राइटर्स वो लोग होते हैं, वो इंस्टीट्यूशंस बल्कि होते हैं, वो अदारे होते हैं जो आपके इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, मतलब इनिशियल जो आपका कैपिटल है उसको, इनिशियल स्टॉक को सेल आउट करते हैं, ठीक है। इसके अगेंस्ट कुछ कमीशन भी होते हैं जिसको अंडर राइटिंग कमीशन भी कहते हैं। वो सारी सेपरेट बातें और वो हमने डिस्कस कर ली हुई है। यहाँ तक के लिए आपको इतना पता होना चाहिए कि इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है और अंडर राइटर क्या होता है। ठीक है बच्चों, ये आज का आपका टॉपिक था जिसको कंसाइजली मैं फिर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इक्विटी मार्केट क्या होता है। इक्विटी मार्केट एक ऐसी मार्केट है जिसके अंदर आप शेयर्स की सेल एंड परचेज़ होती है और पर्पसेस क्या होते हैं, सिंपल, शेयर को सेल एंड परचेज़ करना,
सेम मेंटेलिटी के बायर और सेलर को मिलाना, फेयर प्राइजेस पे ट्रेडिंग करना, रिस्क को मैनेज करना विद द हेल्प ऑफ स्लैब्स, और जिसमें मैंने आपको वो एक ड्रामे की भी एग्जांपल दी है। और नेक्स्ट वन इज़ दी एक्सेस टू द कैपिटल, कि अगर किसी कंपनी को कैपिटल रेज करना है तो वो इसके थ्रू करेगी। अच्छा, उसके बाद अदर पर्पसेस में इकोनॉमिकल एफिशिएंसी, कि अगर किसी इकोनॉमी को बेटर होना है तो उसको अपनी मैयर यूज़ करना पड़ेगा, स्टॉक एक्सचेंज। इसी तरह प्रोटेक्शन टू द इन्वेस्टर्स है और फाइनेंशियल प्लानिंग है। और इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग क्या होता है? फर्स्ट टाइम आपने स्टॉक इशू करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, किसी अंडर राइटर के थ्रू अपने स्टॉक को इशू करना पड़ेगा। उसके बाद फिर आपके स्टॉक को सेकेंडरी मार्केट में लाया जाएगा। सो ये आज का हमारा टॉपिक था। आपको ये फ़ाइल जो उनसे वर्ड की फ़ाइल ये मैं प्रोवाइड कर दूँगा, और इसके मतलब आपका कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी क्यूरी होगा तो आप मुझसे नेक्स्ट डिस्कस कर लेंगे। व्हाट्सएप ग्रुप जो आपके बने हुए हैं उसमें आप चाहे डिस्कस कर सकते हैं, और आप वो अपने क्वेश्चन रेज कर दीजिएगा। और नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें सबसे पहले मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर्स करूँगा, उसके बाद फिर मैं नेक्स्ट लेक्चर बताऊँगा। ओके बच्चों, थैंक यू फॉर योर कंसिडरेशन, ऑल द बेस्ट।